Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do 4.4, that is common ground for integrative perspective of counseling. This video is for MAPC second year counseling psychology students, and this section is from unit 4 block 3 MPCE 023, that is जो MAPC के सेकेंड ईयर के काउंसलिंग साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए वीडियो है। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोस के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में क्या कवर हुआ है वो भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सेकेंडली 50% सिलेबस मैंने फ्री रखा है एंड 50% आपका पेड होगा, मेंबरशिप लेने पर ही मिलेगा। सो मेक श्योर यू टेक द मेंबरशिप ऑफ द चैनल। नाउ कॉमन ग्राउंड्स क्या क्या हैं जब आप इंटीग्रेटिव काउंसलिंग की बात करते हैं, जहाँ पे आप बहुत सारी अप्रोचेज एक साथ मिक्स करते हैं, तो आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि आप जो भी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं वो आप रैशनली यूज़ कर सके, मतलब लॉजिकली यूज़ कर सके। ये नहीं कि रैंडमली कुछ भी पिक किया और कुछ भी मैस कर दिया पूरी थेरेपी का। सो किस तरह से करना है उसको करने के लिए मेन चीज़ है कि आपको सारी थ्योरीज के बारे में डिटेल पता हो। तो इस वीडियो में मैं हर एक थ्योरी का एक पूरा ओवरव्यू बताऊंगी सो दैट आप उसको यूज़ करके अच्छे से डिसाइड कर सके कि आपको कौन सी थ्योरी कैसे यूज़ करना है। तो पहले फ्रेड्स का है, फ्रेड्स का साइको एनालिटिक अप्रोच है। साइको एनालिटिकल अप्रोच जो है उसके साथ आप किस तरह से बाकी थ्योरीज को इंटीग्रेट करेंगे वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज़, फ्रेड अप्रोच क्या होती है, फ्रेड अप्रोच क्या कहते हैं। इनका ये जो टेक्निक है इसमें हमेशा हमें ये ध्यान रखना है, हम इस टेक्निक में फ्री एसोसिएशन एंड कैथारसिस की बात करते हैं। फ्री एसोसिएशन मतलब कि आप ध्यान से अपने क्लाइंट को सुन रहे हैं, उसको एक्टिव लिसनिंग दे रहे हैं, उसकी हर बात को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसको फ्री एसोसिएशन कहते हैं। आपका जो रेपो है अपने क्लाइंट के साथ वो भी फ्री एसोसिएशन में ही आता है। कैथारसिस का मतलब होता है जब क्लाइंट बिना अपने आप को रोके हुए अपने सारे इमोशंस आपसे शेयर कर सके। सो फ्री एसोसिएशन कैथारसिस फ्रेड की कुछ टेक्निक्स में से बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जो बाकी थ्योरीज में भी यूज़ की जाती हैं। सो इससे हम क्या हेल्प कर सकते हैं अपने क्लाइंट की, हम उसके इमोशंस एंड फीलिंग्स को जो बहुत अंदर दबे हुए थे उनको रिलीज़ करने में हेल्प कर सकते हैं। सो दो टेक्निक हमें समझ में आती हैं जो फ्रेड की अप्रोच में क्या है, बैकबोन का काम करती हैं। सो दूसरी जो थ्योरीज हैं उसमें भी फ्री एसोसिएशन होता है, लेकिन टर्म जो वर्ड होता है फ्री एसोसिएशन की जगह हम एक्टिव लिसनिंग का टर्म यूज़ करते हैं उसमें। एंड जो भी क्लाइंट के मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो अपने काउंसलर को ओपनली बता सकता है फ्री एसोसिएशन में। सो कोई भी क्लाइंट शुरू में आपको कभी कुछ नहीं बताएगा, वो अनईजी फील करता है, एंशियस होता है जब वो थेरेपी के लिए आता है, वो बहुत ज़्यादा अंदर छुपा के रखता है चीज़ें, उसको ये लगता है कि हम जज करेंगे। तो जब आप नॉन जजमेंटल वे में उसको अप्रोच करते हैं तब वो धीरे धीरे इनिशियल स्टेज के बाद क्लाइंट आपके साथ खुलना शुरू हो जाता है और अपनी लाइफ के निगेटिव एस्पेक्ट्स को आपके साथ शेयर करने लगता है। कैथारसिस जो है उसको हम ये भी कहते हैं कि जो उसके अंदर जितने भी इमोशंस एंड फीलिंग्स भरे हुए हैं उसको एक्सप्रेस करे सो दैट वो लाइट फील कर सके। सो उसको वो किस तरह से रिलीज़ करता है अपनी फीलिंग्स को, कभी गुस्सा करके, कभी चिल्ला के, कभी रो के, है ना, कभी इस तरह से उसके स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है जब वो इस तरह से बिहेव करता है। ये तो था फ्रेड के दो चीज़ें, फ्री एसोसिएशन एंड कैथारसिस, जो हम फ्रेड अप्रोच से ले सकते हैं। नेक्स्ट है एडलेरियन अप्रोच। एडलर ने क्या कहा था, एडलर ने वो ऐसा बिलीव करते हैं कोई भी इंसान है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और वो जिस तरह के एक्सपीरियंसेस अपने एनवायरनमेंट में देखता है और अपने फेलियर्स जो उसकी लाइफ में हुए होते हैं उन सब का कॉम्बिनेशन उसकी पर्सनालिटी बन गई होती है। तो एडलर का मेन कंसर्न यही होता है कि क्लाइंट की फैमिली और उसका जो सोशल सिस्टम है वो किसी ना किसी तरह क्लाइंट पे असर डालते हैं, क्लाइंट की लाइफ पे असर डालते हैं और बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। तो क्लाइंट की फैमिली और उसके सोशल सिस्टम का इम्पैक्ट
जो इन्फ्लुएंस होता है क्लाइंट की लाइफ में ज़्यादा होता है, और इस तरह से क्लाइंट का जो खुद के लिए बिलीफ होता है वो हिल गया होता है, वो अपने आप को कुछ और समझने लगता है, मतलब डीमोरलाइज्ड हो जाता है, और अपने आप को वो नहीं समझता जो वो रियल में है। सो वो अपने अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली ही इनअप्रोप्रिएटली जज करते हैं, और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है अपनी पर्सनालिटी का उसको मिस कर जाते हैं, अपने एनवायरनमेंट में भी जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही होती हैं उसको मिस कर जाते हैं। तो जो थेरेपेटिक सेशंस होते हैं उसमें हमारा फोकस क्या होता है, उस पर्सन को रियलाइज़ करना कि वो अपनी अपनी पूरी लाइफ में क्या मिस कर रहा है, उसकी थिंकिंग में कहाँ पे डेफिशिएंसी है, कहाँ पे कमी है, कहाँ उसके बिलीफ सिस्टम में कमी रह गई, और हम कोशिश करते हैं कि वो अब सोसाइटी में फिर से रीअडेप्ट हो सके, जिस तरह से अपने आप को पहले उसने रिफ्लेक्ट किया होता अब दूसरे तरीके से पॉजिटिव वे में रिफ्लेक्ट कर सके। कुछ थेरेपीज़ हैं जैसे कि बिहेवियर थेरेपी हो गई, साइको ड्रामा हो गया, ग्रुप थेरेपी हो गई। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आपने अगर थोड़ा पहले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने बताया था कि हम रिहर्सल करवाते हैं क्लाइंट को, किस तरह से वो बिहेव करे, पहले जैसे करता था आप कैसे करें। ऐसी कॉग्निटिव थेरेपी में हम क्या करते हैं, वो जिस तरह की सोच रखता है उसको रीस्ट्रक्चर करते हैं, उसका जो थॉट प्रोसेस है उसको रीस्ट्रक्चर करते हैं, उसके जो परसेप्शंस है चीज़ों को लेकर, फॉल्टी परसेप्शंस जिसे हम टर्म नाम देते हैं, फॉल्टी परसेप्शंस को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे, उसका जो थॉट प्रोसेस है उसको रीस्ट्रक्चर करके, यानी कि कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। जो थेरेपीज़ एडलेरियन पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो थेरेपीज़ जो होती हैं ये कोऑपरेटिव वेंचर होती हैं, मतलब ये भी एक इंटीग्रेटिव अप्रोच ही है। एडलेरियन जो थ्योरी है वो भी एक इंटीग्रेटिव अप्रोच है। तो जब हम सारे जितने भी क्लाइंट के चैलेंजेस हैं उसको बता के, उसको समझ के, क्लाइंट को पूरा उसका जो रियल वर्ल्ड है उसके बारे में उसको क्लियर करते हैं, उसको किस तरह से इस पे काम करना है वो बताते हैं, तो क्लाइंट में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है। एडलेरियन अप्रोच हमेशा स्ट्रेंथ्स की तरफ ध्यान देता है क्लाइंट के, किस तरह से हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं, और ये जो इसका रिलेशनशिप है वो टेक्निकल एक्लेक्टिसिज्म के नाम से जाना जाता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। अगेन एडलर्स का जो कंसेप्ट है ये लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करने पर वर्क करता है, जो मैं भी अपनी थेरेपीज़ में यूज़ करती हूँ। लाइफस्टाइल में अगर आप इम्प्रूव कर ले तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो जो हमारे पास क्लाइंट आता है, अगर हम एडलर्स अप्रोच लगा रहे हैं तो हम इसमें क्लाइंट को समझाते हैं कि वो अपनी लाइफस्टाइल में को इम्प्रूव करे, चेंज करे होलिस्टिक वे से, मतलब हर एक आस्पेक्ट में। एक सुबह कितने बजे उठना है, शाम को कितने बजे सोना है, क्या खाना है, कितने बजे क्या करना है, तो उसका एक टाइम टेबल प्रॉपर फिक्स हो जाए, किस तरह का खाना पीना करता है, किस किस टाइम पे सोता है, क्या ये सारी चीज़ें हैं, किस तरह से सब कुछ लाइफस्टाइल में जितनी सारी चीज़ें आती हैं, खाने पीने, सोने, रहने, सब कुछ, पहनने ओढ़ने, सब कुछ, वो सब पे हम काम करते हैं। जब उसमें ये इम्प्रूव होता है, उसकी फंक्शनिंग में जब इम्प्रूव हो जाता है लाइफस्टाइल पे वर्क करने की वजह से, तो क्लाइंट एक्सप्लोर कर पाता है कि वो एक्चुअली कैसा पर्सन है, और उसकी लाइफ में डिफरेंसेस ला पाएगा वो, एंड उसकी लाइफ के बाकी लोग जो हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, लव्ड वंस है, उसमें भी वो चेंज ला पाता है। सो जैसे मैंने पहले बताया था, एडलेरियन थ्योरी जो होती है वो इंटीग्रेटिव अप्रोच होती है, और इसमें किस चीज़ का इंटीग्रेशन होता है, कॉग्निटिव, साइकोड्रामेटिक एंड सिस्टम्स पर्सपेक्टिव, और ये सोशल रिकंस्ट्रक्शनिस्ट थ्योरीज जो हैं उससे बहुत रिजेंबल करती है। सोशल रिकंस्ट्रक्शनिस्ट थ्योरीज को हम कंस्ट्रक्टिविस्ट थेरेपीज भी कहते हैं। कंटेम्प्रेरी सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट थ्योरीज या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट थेरेपीज इस नाम से भी जानते हैं। ये जो थेरेपीज हैं ये एडलेरियन अप्रोच में कुछ चीज़ों में कॉमन है, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दोनों में मिलती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो है कि क्लाइंट और जो क्लाइंट है और थेरेपिस्ट का जो रिलेशनशिप है वो रेस्पेक्टफुल रहे। एक तो रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना, दूसरा क्लाइंट की स्ट्रेंथ्स पे ज़्यादा जोर देना, उसके जो रिसोर्सेज हैं उस पे ज़्यादा जोर देना, एंड थर्ड हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना एंड फ्यूचर ओरिएंटेड रहना, पॉजिटिव रहना एंड फ्यूचर ओरिएंटेड रहना।
नाउ कमिंग टू बिहेवियर अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच में हम देखेंगे कि आपने जैसे याद होगा क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा था, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के बारे में भी पढ़ा था। तो ये कुछ अप्रोचेज़ हैं जहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं क्लाइंट को सो दैट वो अपने ऊपर वर्क कर सके। तो बिहेवियर अप्रोच नाम से ही पता चल रहा है, बिहेवियरल अप्रोच वो अप्रोच होती है जहाँ पे हम बिहेवियर पे काम करते हैं। सो हम इस अप्रोच में हियर एंड नाउ वाली अप्रोच है, मतलब अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उसके बेसिस पे हम वर्क करते हैं। पास्ट से हमारा कोई लेना देना होता नहीं है, हम क्लाइंट के कभी पास्ट में नहीं जाते, हम प्रेजेंट पे काम करते हैं। और हमारा जो अटेम्प्ट होता है वो पर्सन क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है, कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस है जिसमें वो इस तरह से बिहेव करता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से ये पर्टिकुलर बिहेवियर होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होता है, और कौन से ऐसे चीज़ें हैं, इंडिविजुअल का खुद का क्या कोऑपरेशन होता है इसमें और क्या पार्टिसिपेशन होता है। और जब भी हम ये करते हैं बिहेवियर थेरेपी तो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। वो अगर कोऑपरेट नहीं करेगा तो हम ये काम नहीं कर सकते, इनके ऊपर बिहेवियरल अप्रोच नहीं अप्लाई कर सकते। तो हमें क्लाइंट ही बताता है कि उसने क्या चेंज, वो अपने बिहेवियर में क्या नोटिस करता है, वो क्या ऑब्जर्व करता है और उसको क्या लगता है कौन सी ऐसी अनडिज़ायरेबल ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे अनडिज़ायरेबल बिहेवियर उसका होता है, जब वो नहीं करना चाहता फिर भी उससे हो जाता है वो बिहेवियर। वो चीज़ें हम क्लाइंट से ही पता लगा सकते हैं। सो कोई ना कोई जो बिहेवियर होता है वो किसी ना किसी अपने थॉट प्रोसेस से लिंक्ड ज़रूर होता है। तो आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या कौन सा इसका थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से ये इंसान ऐसा सोच के और बिहेव कर देता है। सो आपको उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड उस थॉट को हटाना होगा, चेंज करना होगा सो दैट अनडिज़ायरेबल बिहेवियर दोबारा ना हो। सो बिहेवियरल रिहर्सल्स हम करवाते हैं क्लाइंट की। कैसे करवाते हैं, उनसे बोलते हैं कि कौन से बिहेवियर हैं जिनको वो प्रैक्टिस करे सो दैट वो फिर से ना हो इस तरह का बिहेवियर। सो उसमें हम क्या क्या करवाते हैं, रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, सेल्फ इंस्ट्रक्शंस का करवाते हैं। सेल्फ इंस्ट्रक्शन में क्या कराते हैं कि वो पॉजिटिव वे में कैसे उसको सोचना है, मतलब जैसे ही नेगेटिव थॉट आया उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, ये सिखाया जाता है। एंड देन उनको लिखने के लिए भी देते हैं कि जर्नल राइटिंग होती है। एंड देन उसको वो थॉट्स लिखने हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहे हैं, किस टाइम पे हो रहे हैं, किस सिचुएशन में हो रहे हैं, और इस थॉट पे वो किस तरह से काम कर सकता है, उसकी हम रिहर्सल्स करवाते हैं। सो क्लाइंट जब अपने एक पर्टिकुलर बिहेवियर पे अडेप्ट हो जाता है, जब उसको पता चल जाता है डेली लाइफ में उसको ये बिहेवियर को कैसे चेंज करना है और कैसे अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को छोड़ना है और उसको रिप्लेस करना है गुड बिहेवियर से, जब वो सीख जाता है तो धीरे धीरे उसकी लाइफ की क्वालिटी चेंज होने लगता है। अगर हम लैक्टिक अप्रोच की बात करें जहाँ पे हम बहुत सारी थेरेपीज़ को कंबाइन करते हैं, सो साइकोथेरेपी तो हम कर ही रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ एक्सरसाइजेज देते हैं। हम मतलब कि काउंसलर्स कुछ एक्सरसाइज देते हैं सो दैट क्लाइंट उसको अप्लाई करे अपनी लाइफ में। जब वो अप्लाई करेगा तो वो बेहतर फील करेगा। जैसे कि रोल प्ले का काम हो गया है ना, रोल प्ले वाली एक्सरसाइज हम करवाते हैं, डेली रूटीन को मेंटेन करने की कराते हैं, डिसेंसिटाइज करने की कराते हैं। डिसेंसिटाइज किससे, डिसेंसिटाइज एंजाइटी से, या फिर फेयरफुल कोई चीज़ है या किसी चीज़ का फोबिया है, ये चीज़ों से डिसेंसिटाइज करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे इवेंट्स जो एक स्टिमुलस का काम करते हैं जिससे वो प्रोवोक हो जाता है, उस पे कैसे उसको हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें हम क्लाइंट को सिखाते हैं। सो काउंसलर जो है इनको साइको एजुकेशन भी देता है, इनको ट्रेनिंग देता है इनके केयर गिवर्स को। और स्पेसिफिकली ग्रुप थेरेपी या फैमिली थेरेपी जब होता है तब भी काउंसलर ये श्योर करता है कि क्लाइंट और उसको जो फैमिली के लोग हैं वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लर्न करें सो दैट चेंजेस आए। यानी कि जैसे सपोज आपका क्लाइंट परेशान होकर आया है लेकिन अकेला क्लाइंट रेस्पॉन्सिबल नहीं है उस पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए, उसके फैमिली मेम्बर्स भी हैं, तो उस टाइम पे आपको फैमिली थेरेपी पे काम करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा है तो बच्चे को आप डायरेक्टली बताएंगे वो नहीं समझेगा, तो उसके साथ हम प्लेवे मेथड से या फिर ड्रामा के थ्रू हम बच्चे को सिखा सकते हैं न्यू बिहेवियर।
अगर क्लाइंट एडल्ट है तो वो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन हम सिखाते हैं और एंजाइटी या एंगर रिड्यूसिंग टेक्निक्स बताते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स सिखाते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स है जो हम सिखा सकते हैं अपने क्लाइंट को इसमें। सो एक्लेक्टिक अप्रोच में साइकोथेरेपी के अलावा हम बिहेवियर थेरेपी कैसे लगाते हैं वो इसके बारे में इन्होंने बताया था। नाउ कमिंग टू कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच। कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच में अगेन बिहेवियरल थेरेपी तो यूज़ होगी, साथ में कॉग्निशन के ऊपर भी काम किया जाएगा, जैसे कि नाम ही है। कॉग्निटिव अप्रोचेस जो होती हैं इसमें हम इंसान के इमोशंस पे और उसके थॉट्स कैसे हैं, वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से महसूस करता है, किस तरह से चीज़ों को लेता है, जिसको परसेप्शन कहते हैं, इन तीनों पे हम काम करते हैं क्लाइंट के ऊपर। और उसका जो निगेटिव स्केमा है, जो उसका निगेटिव बिलीव्स हैं, उसको हम मॉडिफाई करते हैं और क्लाइंट को बताते हैं कि ये निगेटिव जो थॉट प्रोसेस है इसको कैसे पॉजिटिव में चेंज करना है। एक्लेक्टिक काउंसलिंग में हम क्या करते हैं, जब भी काउंसलर को पता चलता है कि क्लाइंट का ये वाला परसेप्शन रॉन्ग है और वो रिलेशनशिप इस वजह से अपने लव्ड वन के साथ लव्ड वंस के साथ, नॉट वन, एक ही नहीं, बहुत सारे होते हैं, पेरेंट्स हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए, पार्टनर हो गया, तो बहुत सारे बच्चे हो गए, सो बहुत सारे लव्ड वंस होते हैं। सो उनके साथ उसकी रिलेशनशिप को अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रहा तो वो कौन से रॉन्ग परसेप्शंस है, रॉन्ग थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाता। तो थेरेपिस्ट जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स लगाता है कॉग्निटिव थेरेपी की जिससे वो कर सकता है। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि सपोज कोई है जो उसके दिमाग में ऑटोमेटिक कुछ थॉट्स जनरेट होते हैं एंड वो उन थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है। क्लाइंट को पता है कि इन थॉट्स का कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है बट वो आते हैं। तो काउंसलर क्या करेगा इसमें, काउंसलर कोशिश करेगा कि ये जानने की कि ये थॉट्स कितनी जल्दी जल्दी आते हैं और कितना पावरफुल थॉट्स होते हैं और किन सिचुएशंस में ये अराइज होते हैं। जब क्लाइंट एक बार ये चीज़ें बता देता है तब काउंसलर क्लाइंट को बताता है अब किस तरह के इमोशंस, क्लाइंट से ये भी जानता है कि क्या जब वो थॉट आता है तो उसके इमोशंस कैसे हो जाते हैं। जब काउंसलर को ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है तो फिर क्लाइंट को काउंसलर ये बताता है कि किस तरह से उन थॉट्स को बैलेंस करना है। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कराता है जिससे क्लाइंट समझ जाता है कि जब इस तरह के थॉट आएंगे तो वो कैसे उसका बैलेंसिंग थॉट को जनरेट करेगा और उसको बैलेंस कर पाएगा। जब ये एक्सरसाइज वो प्रैक्टिस कर लेता है काउंसलर के साथ तब ये ऑटोमेटिक थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए ये रियल लाइफ में भी उस चीज़ की प्रैक्टिस करता है एंड धीरे धीरे उसकी लाइफ लाइन पे आने लगती है। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग जो मैंने पहले बताया था, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग मतलब थॉट प्रोसेस को चेंज करना। जब कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग काउंसलर करवा देता है तो बिहेवियरल टेक्निक्स भी होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। इस दोनों के साथ मतलब आपने थॉट प्रोसेस तो चेंज कर दिया, दैट वाज द कॉग्निटिव पार्ट। अगेन अब जब उसका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ ऑब्वियसली उसका बिहेवियर भी चेंज होगा, बट उसको और बेटर करने के लिए हम बिहेवियरल टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं। तो जब आप कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल दोनों यूज़ करते हैं तो उसको कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच कहते हैं। एक्लेक्टिक काउंसलिंग की अगर बात करें उसमें जो क्लाइंट है उसको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ जाता है। किन किन चीज़ों पे काम करना पड़ जाता है, कॉग्निशन मतलब किस तरह से वो थॉट प्रोसेस है, परसेप्शन किस तरह से वो चीज़ों को समझता है, लेता है, इमोशंस उसका किस तरह के भावनाएं उसके अंदर आती हैं, गुस्से की या रोने की या मोहब्बत की, किस तरह की आती है वो इमोशंस, एंड देन बिहेवियर, उसके बेसिस पे उसका बिहेवियर क्या हो जाता है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच से हम इन चारों चीज़ों पे काम कर सकते हैं क्लाइंट के ऊपर। नाउ कमिंग टू द एग्जिस्टेंशियल अप्रोच। काउंसलर इसमें क्या करता है, काउंसलर क्लाइंट से पूछता है कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। पूछना ज़रूरी है, मतलब मैंने पूछना वर्ड क्यों बोला, क्योंकि विदाउट कंसेंट आप क्लाइंट से कुछ नहीं करवा सकते। तो क्लाइंट से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है, जो बुक्स में नहीं लिखा लेकिन ये प्रैक्टिस में जनरली हमें पता होना चाहिए कि हम क्लाइंट से पहले परमिशन लेते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स की जो क्लाइंट खुद करता है अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में। हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ क्लाइंट को बताते हैं, उसको बोलते हैं कि आप ये सिचुएशन में ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करके देखो, और ऐसी सिचुएशन स्पेसिफिकली जिनको वो कभी फेस ही नहीं करना चाहता है, जिनसे वो भागता है,
क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अपने दिमाग में कुछ नेगेटिविटी डाल के रखी है, नेगेटिव कंसेप्ट बना के रखा है, नेगेटिव स्केमा बना के रखा हुआ है। सो काउंसलर का गोल होता है क्लाइंट को ये रियलाइज़ कराना कि रियलिटी में सिचुएशन क्या है और उसको कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है उस सिचुएशन में अडेप्ट करने को, खुद को किस तरह से अपनी प्रॉब्लम से वो कोप अप कर सकता है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है जिसमें एक क्लाइंट जो है आपका वो इस रॉन्ग परसेप्शन को लेके चलता है कि लोग उसके पीठ पीछे उसके बारे में बात कर रहे हैं जब वो ग्रॉसरी लेने के लिए बाहर निकलता है। जब ग्रॉसरी के लिए जब वो बाहर निकलता है और वो उसको ऐसा लगता है कि दुनिया उसके बारे में बात कर रही है, तो काउंसलर यहाँ उसको सजेस्ट करता है कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एज्यूमिंग कि आपके ही बारे में बात हो रही है, आप जाएं और उनकी बात को सुने। एंड जब आप सुनेंगे तो हो सकता है आप रियलाइज़ करेंगे वो आपके बारे में नहीं किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं और आप उस टॉपिक पे खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सपोज़ क्रिकेट मैच इन्होंने बताया, जो सपोज़ क्रिकेट मैच के ऊपर बात कर रहे हैं तो आप भी उस क्रिकेट मैच में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। सो इस तरह से उसका जो रॉन्ग बिलीफ है कि लोग उसके बारे में बात करते हैं वो चला जाएगा। सेम इज़ विद बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, जिसमें हम फ्लडिंग, एक टेक्निक होती है बिहेवियर मॉडिफिकेशन की, जिसमें हम क्लाइंट को एक्सपोज कराते हैं रियल सिचुएशन से और जो भी उसका डर है उस सिचुएशन को लेकर वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टेक्निक इज ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल अप्रोच। एक्लेक्टिक काउंसलिंग में अगर हम देखें तो क्लाइंट है जो होते हैं जनरली जो हमारे पास आते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। वो इसीलिए काउंसलिंग के लिए आते हैं बिकॉज वो वाकई अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो रॉजर्स की हमने पढ़ी है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, वो बहुत यूज़फुल होती है जब आपका क्लाइंट एजुकेटेड है और चेंज होना चाहता है। यहाँ पे क्लाइंट जो होता है वो रियलाइज़ करता है उसकी पोटेंशियल्स क्या है, और रियलाइज़ करवाने वाला कौन है? काउंसलर। काउंसलर उनकी जो पोटेंशियल्स है उन पे काम करना शुरू करता है, उनसे पूछता है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी पोटेंशियल क्या है, एंड फुल्ली पोटेंशियल वाला एक पर्सन बना देते हैं उसको, जो अपनी पूरी पोटेंशियल्स को जानता है और उसको यूटिलाइज करता है। तो एग्जिस्टेंशियल अप्रोच जो है वो लाइफ का क्या मीनिंग है, आप क्यों जी रहे हैं, आपका क्या पर्पस है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे काउंसलर जो होता है वो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इस चीज़ के लिए कि हम क्लाइंट को उसकी लाइफ का सिग्निफिकेंस याद दिला सके। हर एक जो इंसान होता है वो उसको इतनी फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सके, अपने खुद के चॉइसेस देख सके कि क्या क्या है लाइफ में, और अपनी सराउंडिंग और ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में वो अवेयर हो सके। अगर नहीं है तो ये काउंसलर उसको करवाएगा। सो उनकी जो ग्रोथ है वो रिटार्डिंग नहीं होनी चाहिए, होलिस्टिक ग्रोथ होनी चाहिए एंड बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ को लेते हुए होना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ को। सो इंसान की पर्सनल फ्रीडम और जो करेज है वो उसको रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है। सो हम उसको ये सारी चीज़ें भी बताते हैं। बुगेंटल एंड बार्के ने 1992 में बोला था कि एग्जिस्टेंशियल थेरेपी एंड साइकोडायनेमिक और कॉग्निटिव अप्रोचेस को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं क्लाइंट को अपनी फुल पोटेंशियल तक ले जाने के लिए। नेक्स्ट अप्रोच है गेस्टाल्ट अप्रोच। गेस्टाल्ट का मतलब होता है फुल, कंप्लीट। सो इसका मेन फोकस जो होता है क्लाइंट को अवेयर कराना होता है अपनी सारे के सारे जितने उसमें थॉट्स आ रहे हैं, फीलिंग्स है, सेंसेशंस, परसेप्शंस, इमोशंस जो उसके अंदर से पास होते हैं, ये नहीं कि कुछ निगलेक्ट कर दे, सारे के सारे। सो ये एक होलिस्टिक वे है जिससे वो सारी चीज़ों को जान पाता है। अब ये नहीं कि जो उसको पसंद है वो उसने ले लिया और जो उसको पसंद नहीं उसने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। अपनी रियलिटी को पूरी तरह से अवेयर होना, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ। सो गेस्टाल्ट अप्रोच इस पे काम करती है। जो काउंसलर है वो कोशिश करता है कि क्लाइंट की अवेयरनेस को बढ़ाया जाए हर एक आस्पेक्ट में, हर एक इवेंट के आस्पेक्ट में, हर एक पर्सन के आस्पेक्ट में, हर एक सिचुएशन के आस्पेक्ट में। तो जब क्लाइंट को गेस्टाल्ट एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे अवेलेबल है, मतलब हम एक प्रैक्टिकल में भी है गेस्टाल्ट एक्सपेरिमेंट, तो गेस्टाल्ट एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हैं। हम जब क्लाइंट को गेस्टाल्ट एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं तो वो उसकी अवेयरनेस को इम्प्रूव करता है और वो चीज़ें जो उसको स्ट्रेसफुल सिचुएशन
सिचुएशन में डालती हैं उससे वो बाहर आने लगता है। जब क्लाइंट एक बार अवेयर हो जाता है अपने सारे एस्पेक्ट्स को लेकर, और जैसे वो पहले नहीं था बट अब हो जाता है, जब हम लोग उसकी गेस्टाल्ट अप्रोच को यूज़ करके उसको अवेयर कराते हैं, तो वो अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में देखने लगता है। अपनी उसकी जो थिंकिंग होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, और वो एक पूरे वर्ल्ड को समझने के कैपेबल हो जाता है, रादर सिर्फ बिट्स एंड पीसेस में समझने के। सो गेस्टाल्ट अप्रोच बेसिकली उसको एक पॉजिटिव ह्यूमन बनाने में हेल्प करती है। Now coming to psychodrama, as you see it is pink highlighted, that means ये एग्जाम में आ चुका है और आगे भी प्रोबेबिलिटी है इसकी आने की। सो साइकोड्रामा एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पे क्लाइंट एक्ट करता है, ड्रामेटाइज करता है अपने किसी पास्ट, प्रेजेंट या लाइफ की ऐसी सिचुएशन जो डिस्टर्बिंग रही है, सो दैट वो उसके बारे में और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ले सके, सो दैट वो अंदर तक उस सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर हो सके, अपनी फीलिंग्स को फिर से एक्सप्लोर कर सके, अपने अंदर जो इमोशन भरे हैं उसको रिलीज कर सके, और कुछ ऐसे बिहेवियर्स लर्न कर सके जो सुटेबल हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो जो साइकोड्रामा होता है ये बेसिकली ग्रुप अप्रोच है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपने लाइफ में रोल्स को प्ले करते हैं, ऐसे रोल्स जो उनकी लाइफ में कि कहीं पे भी बॉदरिंग है। तो जो काउंसलर है वो उनकी पहले पूरी स्टोरी सुनता है, सारे जितने भी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, एंड उनके अकॉर्डिंगली फिर काउंसलर स्क्रिप्ट प्रिपेयर करते हैं सारे ग्रुप मेंबर्स की, और उनको डायरेक्ट भी करते हैं कि किस तरह से ये स्क्रिप्ट को किया जाएगा। तो सारे मेंबर्स जो है वो सेमी सर्कल में खड़े हो जाते हैं और वो स्क्रिप्ट को प्ले करते हैं। जो डायलॉग डिलीवरी होती है जब की जाती है, जब मेंबर्स डायलॉग डिलीवरी करते हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को समझने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वो अच्छे से जब खुद बोलते हैं उस सिचुएशन को, तो उनको समझ आने लगता है कि ये सिचुएशन ऐसी थी, अच्छा वैसी नहीं थी जैसा मैं सोच रहा था। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम रोल रिवर्सल भी करते हैं, यानी कि पहले अगर वो डॉटर का रोल प्ले कर रहा था मेंबर, तब उसको फादर का रोल प्ले करने के लिए बोलेंगे, ब्रदर का कर रहा था तो सिस्टर का करने के लिए बोलेंगे, लाइक दैट बहुत सारे रोल चेंज हम करते हैं, जिससे वो मोटिवेट होता है, उसको समझ में आता है दूसरे का एस्पेक्ट जिसको वो समझना नहीं चाह रहा था। तो रोल रिहर्सल्स होती हैं जो बेनिफिशियल मानी जाती है इस सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में। डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन करना है, वो साइकोड्रामा में ये लोग सीखने लगते हैं। कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट है वो अगर एक्ट किया जाता है तो क्लाइंट को ज़्यादा ऐसी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जो उसने कभी ना ही एक्सप्रेस की थी, ना ही उसको रिकॉग्नाइज किया था। ऐसी फीलिंग्स को भी वो टच कर पाता है जब वो साइकोड्रामा में एक्ट करता है या स्क्रिप्ट रीडिंग करता है, और एक ऐसा चैनल उसको मिल जाता है जहाँ से वो जो पेंट अप इमोशंस थे, जो फीलिंग्स थी जो अंदर फंसी हुई थी कहीं, उसको रिलीज करने का मौका मिल जाता है। सो बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है। जब ये वाला साइको ड्रामा जो है बाकी जो अप्रोचेज है उनके साथ हम कंबाइन करते हैं, जैसे एक्सपीरियंशियल हो गया, कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोचेज हो गई, या और भी बाकी के जो हमने पढ़े थे, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल एक टेक्निक बन जाती है जहाँ पे इंसान के अंदर किस तरह से चीज़ों को देखना है, समझना है, वो चीज़ें डेवलप हो जाती है। ब्लैटनर जो है उन्होंने 1996 में एक बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि जो साइको ड्रामा है ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक्लेक्टिसिज्म में, साइकोथेरेपी में अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये एक सपोर्ट का काम करता है। तो साइको ड्रामा को हम एज सच सिंगल अप्रोच ना देखें, हम इसको एज अ एक ऑप्शनल टूल देखें जो हम किसी भी थेरेपी में ऐड कर सकते हैं। सो साइको ड्रामा जो है वो हम जैसे मैंने बताया कि हमारी फीलिंग को इंटेंसीफाई करने में हेल्प करता है ना, एक स्पेसिफिक टेक्निक है ये, और हमारे बिलीफ को में क्लैरिटी करने का में हेल्प करता है। हम अपने बिलीफ सिस्टम को क्लियरली समझ पाते हैं, हमारी सेल्फ अवेयरनेस होती है, हम न्यू बिहेवियर को प्रैक्टिस कर पाते हैं। सो साइको ड्रामा से ये सारे पॉइंट्स बहुत सारी चीज़ें हमारे में सुधर जाती है, मतलब
क्लाइंट्स में, इवन काउंसलर्स में भी होती हैं इश्यूज, तो क्लाइंट काउंसलर्स भी इस पे काम कर सकते हैं अपने ऊपर भी। सो रोल रिवर्सल, जैसे मैंने बताया कि दूसरे का जब रोल प्ले करते हैं तो हम एम्पैथेटिक हो जाते हैं, हमें ज़्यादा समझ में आता है कि वो किस किस सिनेरियो से गुजर रहे होंगे। जब तक हम किसी और का रोल नहीं प्ले करते, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जब हम दूसरे का रोल प्ले करते हैं तो हमें दूसरों के इमोशनल एंड कॉग्निटिव थॉट प्रोसेस के बारे में पता चलता है ना, कॉग्निशन के बारे में पता चलता है। सो बहुत सारे रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलने लगती हैं। और भी कुछ टेक्निक्स हैं जो साइको ड्रामा में हम ऐड ऑन कर सकते हैं, और या प्रैक्टिशनर्स जो यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि सेल्फ प्रेजेंटेशन हो गया, कोचिंग, मॉडलिंग, रोल ट्रेनिंग, बिहेवियर रिहर्सल, फ्यूचर प्रोजेक्शन। ये सारी टेक्निक है जो साइको ड्रामा के अलावा हम यूज़ करते हैं। जो ब्लैकनर हैं एंड कोरे, उन्होंने 2004 में साइको ड्रामा के बारे में बोला था कि साइको ड्रामा वो मेथोडोलॉजी है जिसको हम किसी भी थेरेपेटिक अप्रोच के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसको एज अ कॉम्पिटिशन ना देख के हम ये सोचें कि ये एक टूल है जो बाकी टेक्निक्स में हम ऐड ऑन कर सकते हैं। लास्ट जो आज के टॉपिक है आज के वीडियो का, वो है एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच अगेन कोरे ने 2001 में केस अप्रोच टू काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी के बारे में बोला था। ये इन्होंने ये बोला कि ये जो भी आप काउंसलिंग करते हैं या साइकोथेरेपी देते हैं, इट शुड बी एक्शन ओरिएंटेड। जो भी टेक्निक काउंसलर यूज़ करता है उसको ज़रूरी है कि जब वो टेक्निक यूज़ कर रहा है तो किसी पर्सन में एक पॉजिटिव वे में इम्प्रूवमेंट आए, पर्सन एक पॉजिटिव वे में चेंज हो। और जब क्लाइंट जो आपके पास आया है वो इसको आराम से प्रैक्टिस कर सके और एक मेंटली हेल्दी पर्सन बन सके जब वो इसको प्रैक्टिस करता है और इन टेक्निक्स को परफॉर्म करता है। तो ये जो टेक्निक है वो इजीली अडेप्टेबल होनी चाहिए, यानी क्लाइंट आसानी से सीख सके, ऐसा होना चाहिए, और आसानी से उसको पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई कर सके। जो भी सिचुएशन वो कंसर्न्ड है जिस सिचुएशन के बारे में, यानी जिस सिचुएशन के बारे में वो परेशान है, उसके ऊपर वो आराम से उन टेक्निक्स को अप्लाई कर सके। और उसके इमोशनल स्टेट के लिए सुटेबल टेक्निक होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोरे ने केस अप्रोच के बारे में कहा है कि हम जब काउंसलिंग करते हैं तो हमारा किसी भी केस को अप्रोच करने का वे क्या होना चाहिए। आप साइकोथेरेपी कर रहे हैं तो आपको उसको अप्रोच करने का वे क्या होना चाहिए। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, पर्सन शुड फील पॉजिटिव, एक पॉजिटिव पर्सन बनना चाहिए। वो अपनी सिचुएशन, इमोशनल कंडीशन को देखते हुए जो भी उसने सीखा है थेरेपी में वो अप्लाई कर सके और पॉजिटिवली अप्लाई कर सके, उसको मेंटली हेल्दी पर्सन बनाने में ये टेक्निक्स हेल्प करे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हाउएवर इट वाज क्वाइट बिग, बट ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वाला वीडियो सही समझ में आ गया तो समझ लीजिए ये पूरा सब्जेक्ट आपको समझ आ गया, क्योंकि इसमें सारे टेक्निक्स बताए हैं जो शॉर्ट में बताए हैं बट बहुत टू द पॉइंट अच्छे से बताए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियोस बेनिफिशियल लगते होंगे, और अगर लगते हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।